आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का संडे बिग न्यूज़ शो। आज है 14 सितंबर। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस शो में आज आप देखेंगे गजा में कत्लेआम, एक दिन में 50 जाने गईं। गजा सिटी से जबरन हिजरत हुई तेज, 9 लाख लोग अब भी शहर में फंसे। बेघर हुए फ़लस्तीनी बोले जिंदगी जहन्नुम से बदतर। गजा से लौटे डॉक्टर्स का खुलासा, बच्चों के सिर और सीने को बनाया जा रहा सीधा निशाना। ईरान की बड़ी धमकी, कहा दुश्मनाना हमला हुआ तो IAEA से डील खत्म। अमेरिका के F-35 प्यूर्टो रिको में उतरे, वेनेजुएला तनाज़ा गहराया। और रूस का बड़ा इल्जाम, कहा यूक्रेनी दहशतगर्दी को फंड कर रहा है डेनमार्क। सबसे पहले ताज़ा अपडेट्स गजा और अरब रियासतों से जुड़ी सूरत हाल की। गजा में कत्लेआम जारी है। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में लगभग 50 लोग मारे गए हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल की जंग में 64,871 फ़लस्तीनी ऑफिशियली शहीद हो चुके हैं। 1,64,610 जख्मी हुए हैं। गजा का गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसराइल गजा के टावर, रिहायशी इमारतें, स्कूल और सिविल इदारे टारगेट कर रहा है। मकसद है गजा को ख़त्म कर देना और लोगों को जबरी उजाड़ देना। इसराइली अखबार हारेट्स का एक खुलासा सामने आया है कि इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी की उस इमारत को उड़ाने की धमकी दी है जिसमें हज़ारों आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। दोहा पर हुए इसराइल के अटैक का जवाब तय करने के लिए कतर में अरब और मुस्लिम मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की बंद दरवाज़ों के पीछे मीटिंग हुई है। इधर इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने ही लोगों को वार्निंग दी है कि वो सोशल मीडिया पर फ़ौजी सर्विस का जिक्र और रियल टाइम लोकेशन शेयर करने से बचें। अब खबरें तफसील से। गजा से जो ताज़ा मंजर सामने आए हैं वो आपके सामने रख दे रहा हूँ। इसराइली फ़ौज की बेतहाशा बमबारी ने गजा सिटी को एक बार फिर खाली शहर बनाने पर मजबूर कर दिया है। हज़ारों फ़लस्तीनी रोज़ाना घर छोड़ रहे हैं। पैलेस्टीनियन सिविल डिफेंस के मुताबिक सिर्फ कल एक दिन में ही 6,000 लोग भागने पर मजबूर हुए। अब भी तकरीबन 9 लाख लोग गजा सिटी में फंसे हैं, लेकिन ये तादाद तेज़ी से घट रही है। लोग तेज़ी से भाग रहे हैं। एक बेघर फ़लस्तीनी ने रोते हुए कहा, हम बस चलते जा रहे हैं, बीमार लोग भी साथ हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कहाँ जाना है। कोई भी जगह महफूज नहीं है। इसराइल ने गजा की ज़मीनों के मालिकों को हुक्म दे दिया है कि नॉर्थ गजा छोड़ दो और अल मवासी चले जाओ, लेकिन वहाँ हालात पहले से भी बदतर हैं। वहाँ ठसाठस भीड़ है, भूख और बीमारियाँ हैं, और हर वक्त इस बात का खौफ है कि वहाँ कहीं भी कभी भी बम गिर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल मवासी, जिसे इसराइल सेफ जोन कहता है, वो बार बार निशाना बन रहा है। वहाँ नए पहुँचने वाले लोग अपने खेमे गाड़ने की भी जगह ढूंढने में नाकाम हैं। गजा के लोग अब सिर्फ बम और भगदड़ के बीच अगला कदम कहाँ रखें, इस सवाल को लिए भटक रहे हैं। गजा सिटी से बेघर हुए लोगों को अपनी ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर नजर आने लगी है। अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर इन नौजवानों के चेहरे का गम और ज़ुबान पर आ रहा गुस्सा ये बता रहा है कि पीछे बहुत कुछ छूट गया, जिसे छोड़ना नहीं था, जिसे खोना नहीं था। गजा सिटी से जान बचाकर निकलने वाले फ़लस्तीनी कह रहे हैं उनका हाल दोज़ख का एक हिस्सा बन गया है। हज़ारों लोग सेंट्रल और साउथ गजा की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। जिन्हें टेंट मिल भी जाता है वो भी ज़मीन ढूंढने के लिए परेशान हैं, क्योंकि सैकड़ों की जगह पर पहले से ही हज़ारों लोग रह रहे हैं, और जिनके पास टेंट नहीं है वो मजबूरी में हज़ार डॉलर खर्च करके टेंट ख़रीद रहे हैं, और उतना ही पैसा सफ़र पर भी गंवा रहे हैं। कई लोग अपना आखिरी सामान बेचकर ये खर्च उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग तो सड़कों पर ही बेसहारा पड़े हैं, बिना छत, बिना आसरे। गजा की ये बेघर आवाम दुनिया से पूछ रही है, हम और कहाँ जाएं? अगर यही ज़िंदगी है तो मौत इससे आसान लगती है। जो अपना आखिरी सामान बेचकर एक टेंट खरीद रहे हैं, उन माँ बाप की खुद की दुनिया हमारी और आपकी दुनिया से अब रहमो करम के दस्तखत मांगती है। वरना गजा के लोग अपनी ज़िंदगी की आखिरी कुर्बानी देने पर मजबूर तो हो ही चुके हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, उसमें गजा के लोगों की सिसकियाँ, आहें और मिन्नतें शामिल हैं। क्या ये खामोश चीखें आपको सुनाई दे रही हैं? गौर से सुनेंगे तो सुनाई देंगी। एक शेर को गजा के
इन लोगों के लिए तरमीम करके पढ़ रहा हूँ, माफ़ी के साथ जो भी इसके शायर हैं उनसे, जो सोचते थे कि थक जाएंगे तो घर जाएंगे, अब वही सोचते हैं कि थक गए तो कहाँ जाएंगे। अब जाने के लिए कोई घर बचा नहीं है। गजा में बच्चों को सीधा जान से मारने के लिए दूरबीन से निशाने लगाए जा रहे हैं। निशाना होते हैं उनके सिर या उनका सीना। ये डॉक्टर्स का बड़ा खुलासा है। इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने गजा से डरावनी रिपोर्ट पेश की है। उनका कहना है कि बच्चों के सिर और सीने पर गोली लगने के केस बार बार सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे बच नहीं पा रहे। डच अखबार डी वोल्क्सक्रांट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड्स के 17 डॉक्टर्स और एक नर्स से जो बात सामने आई है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन सब से बात की गई। ये लोग पिछले 2 सालों में गजा के अलग अलग अस्पतालों और क्लिनिक्स में काम कर चुके हैं। इनमें से 15 डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि उन्होंने कम से कम 114 बच्चों का इलाज किया जिनकी उम्र 15 साल या उससे कम थी और हर बच्चे को सिर्फ एक गोली लगी थी, या तो सिर में या सीने में। ज़्यादातर बच्चों की वहीं मौत हो गई। 1-2 बार गलती हो सकती है लेकिन 140 बार से ज़्यादा गलती नहीं। ये केस गजा के 10 अलग अलग मेडिकल सेंटरों में दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पैटर्न इतना साफ है कि शक मजबूत हो रहा है कि बच्चों को जानबूझकर इसराइल के स्नाइपर्स या ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों को मारने वाली फौज इंसानों की फौज नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। इसराइली फौज यानी कि आईडीएफ ने आज गजा सिटी की 2 और ऊंची इमारतों को मिसाइलों से उड़ा दिया। आईडीएफ का कहना है कि महना टावर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कैंपस की इमारत में हमास ने आईडीएफ पर निगरानी रखने का सिस्टम और पोस्ट बनाए थे। आईडीएफ के मुताबिक वहां से फौजी हरकतों की जासूसी की जा रही थी और हमले की तैयारी हो रही थी। लेकिन गजा के लोग पूछ रहे हैं कि 2 साल बाद अचानक कैसे पता चला कि हमारे शहर की हर ऊंची इमारत हमास का ठिकाना है। हर बार का नतीजा वही निकलता है। मलबे में दबकर हज़ारों फ़लस्तीनियों के आशियाने मिट्टी में मिल जाते हैं और वो हमेशा के लिए बेघर हो जाते हैं। आज भी हज़ारों लोग अपना पक्का घर खो चुके हैं और उन्हें बाकी की ज़िंदगी का न जाने कितना अरसा अब खैमों में गुजारना होगा। अमेरिका इसराइल का महबूब है, इसराइल अमेरिका का महबूब है। ये 2 अलग नहीं हो सकते। कतर पर हमला करने के बावजूद इसराइल अमेरिका का रिश्ता जस का तस है, बल्कि और भी मजबूत नज़र आ रहा है। आज वेस्टर्न वॉल पर दीवारें गिरिया पर इबादत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने साथ मिलकर सुरंगों का टनल्स का दौरा किया। नेतन्याहू ने मीडिया से कहा कि अमेरिका इसराइल का गठजोड़ यानी कि इनकी दोस्ती, इनका अलायंस वेस्टर्न वॉल के पत्थरों जितना मजबूत और कायम रहने वाला है। और अब अरब हाकिमों के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि अरबों खरबों डॉलर अमेरिका पर लुटाने के बावजूद वही अमेरिका उस इसराइल के साथ खड़ा है जिसने कतर पर हमला किया। तो फिर इन अरब हुक्मरानों को तय करना होगा कि उनका झुकाव किस तरफ होना चाहिए। क्या ये अलार्मिंग स्टेज है? वेस्टर्न वॉल मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड का ही हिस्सा है और यहूदी यहीं पर अपना सर रखकर, हाथ रखकर इबादत करते हैं, रोते हैं। इसीलिए इसे दीवारें गिरिया भी कहा जाता है, वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। ईरान की सीधी वार्निंग आई है, सुन लीजिए। तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके खिलाफ दोबारा दुश्मनाना कार्रवाई हुई तो IAEA के साथ हुआ नया समझौता फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसका ये मतलब होता है कि फिर ईरान तेज़ी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर देगा, क्योंकि फिर निगरानी करने वाला कोई नहीं होगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी करके बताया है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी के बीच जो ताज़ा इंतजाम तय हुए हैं उन्हें काउंसिल की न्यूक्लियर कमेटी ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। कमेटी का कहना है कि साइन हुआ डॉक्यूमेंट उन्हीं शर्तों के मुताबिक है जो पहले ही तय की गई थी। बयान में यह भी साफ किया गया कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अगर फिर से हमला किया जैसे पहले हमला किया था तो फिर ईरान समझौते से पीछे हटने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा।
अमेरिका के 5 F-35 जंगी जहाज प्यूर्टो रिको में देखे गए हैं। ये वाकया उस वक्त हुआ जब पिछले हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरेबियन इलाके में 10 स्टेल्थ फाइटर जेट भेजने का हुक्म दिया था। अमेरिका का कहना है कि ये फौजी तैनाती ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई और वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाज़े के मद्देनजर की जा रही है। रॉयटर्स ने प्यूर्टो रिको में F-35 जहाज़ों को रूजवेल्ट रोड्स मिलिट्री बेस पर उतरते देखने की तस्दीक की है। हाल ही में इस अड्डे पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर, ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट जहाज और फौजी अफराद भी देखे गए हैं। यानी कि यहाँ बड़ी फौजी हलचल है, बड़े साजो सामान और हथियार इकट्ठे हो रहे हैं। साफ है कि टेंशन और ज़्यादा बढ़ी तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग भी छिड़ सकती है और मदुरो इसके लिए तैयार है। रशिया ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, कहा है कि डेनमार्क यूक्रेन की दहशतगर्दी में मदद कर रहा है। रूस ने कहा कि डेनमार्क खुलकर यूक्रेन को हथियार बनाने में मदद दे रहा है और इस तरह जंग को ख़त्म करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने बयान दिया कि डेनमार्क ने कीव के लिए मिसाइल फ्यूल प्रोडक्शन साइट बनाने की इजाज़त देकर अपनी दुश्मनाना पोजीशन साफ कर दी है। यूक्रेन के कीव इलाके में 14 सितंबर की रात धमाकों से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ये धमाके गोला बारूद फटने की वजह से हुए। अफसरों के मुताबिक हादसे की वजह से खार्किव से प्रिज्मिसल जाने वाली ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को उतारना पड़ा। खुशकिस्मती ये रही कि अब किसी के भी अब तक मारे जाने की खबर नहीं है। तो ये थी संडे की कुछ बिग न्यूज़। आज दुनिया भर की खबरें संडे में नहीं होता। जब हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है कोई ख़बर बहुत ज़्यादा बताना जो ब्रेक हो रही है तो हम उसे लेकर आते हैं। तो आज संडे में वो शो नहीं था, वो मंडे से सैटरडे तक है। एक एडिटर को आराम देते हैं। दूसरी बात, हमने सुबह शो बनाया है अरब की नाटो फोर्स को लेकर। सबसे पहले यूट्यूब पर हम लेकर आए क्योंकि तब तक एक ही खबर में खबर थी तो रात भर हम करते रहते हैं। उस शो को जिन ने नहीं देखा है वो देखें जाके, क्योंकि अरब ममालिक में ख़ास तौर से मिस्र के अंदर ये कोशिशें चल रही हैं कि अरबों की एक अलग फोर्स बनाई जाए नाटो की तर्ज पर। तो उसमें बहुत सी डिटेल्स हैं, 3 रिपोर्ट्स पर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है वो, उसे देखिएगा जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।